नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा चैनल के इन दी स्पॉटलाइट अंक में। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है भारत के द्वारा गेहूं के निर्यात पे बैन लगाया जाना। जी हाँ दोस्तों, अभी के लिए इंडिया ने कम्प्लीटली तौर पे वीट एक्सपोर्ट्स पे बैन लगा दिया है। इसका मतलब ये दोस्तों कि अभी के लिए ना तो गवर्नमेंट वीट को एक्सपोर्ट करेगी और ना ही कोई प्राइवेट प्लेयर ऐसा कर पाएगा। मतलब ये दोस्तों कि कोई भी व्यापारी या कोई भी एक्सपोर्टर गेहूं के निर्यात के लिए कोई भी नया ऑर्डर नहीं ले पाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, नए ऑर्डर की बात हो रही है। मतलब ये है कि इस बैन ऑर्डर में गवर्नमेंट ने ये क्लियरली बोला है कि अब यानी कि जब से ये बैन लगाया गया तब से आप कोई भी नया ऑर्डर नहीं ले सकते हैं गेहूं के निर्यात के लिए, राइट। तो गवर्नमेंट ने अपने इस ऑर्डर में ये चीज क्लियर कर दी है और उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि जो पुराने ऑर्डर हैं, पुराने ऑर्डर जो लिए जा चुके हैं, उनकी शिपमेंट जरूर की जाएगी, राइट। तो गवर्नमेंट के बैन ऑर्डर में इस डिसीजन में एक चीज ये तो क्लियर कर लीजिए कि ये सिर्फ और सिर्फ न्यू ऑर्डर्स के लिए है, पुराने ऑर्डर्स की शिपमेंट जरूर की जाएगी, राइट। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानना ये जरूरी है कि गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया क्यों, गवर्नमेंट को वीट एक्सपोर्ट्स पे बैन लगाना क्यों पड़ा, बावजूद इसके कि अगर हम 2022 और 23 के ट्रेड प्लान को देखें, मतलब कि गवर्नमेंट ने 2022 और 23 का जो ट्रेड प्लान बनाया है उसमें करीब 10 मिलियन टन गेहूं के निर्यात की बात की गई है। मतलब 10 मिलियन टन गेहूं के निर्यात करने का टारगेट रखा गया था। लेकिन साथ में इस बार अच्छी बात ये मतलब जताई जा रही थी, एक उम्मीद ये जताई जा रही थी कि इस टारगेट को तो हम अचीव ही कर लेंगे। और साथ में दोस्तों ये भी उम्मीद जताई जा रही थी इस बार के एक्सपोर्ट में कि इतना टारगेट तो हम शायद अचीव ही कर लें, लेकिन इस बार शायद हमारे साथ कुछ नई कंट्रीज भी जुड़ सकती हैं, एक नया स्कोप क्रिएट हो सकता है हमारे लिए। मतलब गेहूं के निर्यात के लिए हमारे लिए एक नया स्कोप क्रिएट हो सकता है और वो स्कोप जो क्रिएट होगा दैट इज ड्यू टू दी रशिया यूक्रेन वॉर। जी हाँ दोस्तों, आप सबको पता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर चल रहा है और आप सबको ये भी मालूम होना चाहिए कि रशिया और यूक्रेन जो हैं वो गेहूं की बड़ी निर्यातक कंट्रीज हैं और इनसे एक तरीके से बड़ी मात्रा में, बड़े स्केल में गेहूं का निर्यात होता है। और अब चूंकि दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इनके एक्सपोर्ट पे इम्पैक्ट आया है और इससे वो कंट्रीज ज़्यादा अफेक्टेड हुई हैं जो सीधे तौर पे रशिया से या यूक्रेन से गेहूं का आयात करती थी। और देखा यह जा रहा है कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे एक तरीके से खाद्यान्न संकट देखा जा रहा है, गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, गेहूं के जो प्रोडक्ट्स हैं, गेहूं के जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो एक तरीके से उनकी कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। आप सबको मालूम होना चाहिए कि गेहूं से सिर्फ रोटी नहीं बनती है, गेहूं से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। आपका जो ब्रेकफास्ट स्टार्ट होता है डिनर तक, उसमें आपका एक तरीके से 80 to 90% जो पार्ट होता है उसमें गेहूं के ही पार्ट्स रहते हैं, मतलब गेहूं के ही प्रोडक्ट्स रहते हैं, राइट। तो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है वर्ल्ड लेवल पे, बिकॉज गेहूं जो है वो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन को फीड करने के टर्म में, राइट। तो गवर्नमेंट का ये एक तरीके से इनिशियल गोल था कि इस बार अगर हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी रही तो हम इस टारगेट को अचीव कर लेंगे, साथ में हमारे पास ये नया स्कोप भी क्रिएट होगा। लेकिन फिलहाल इस बैन के चलते ये टारगेट तो अचीव नहीं हो पाएगा, राइट। तो इसको बैन करने का रीजन क्या रहा है, क्या फैक्टर्स रहे हैं, वो आगे देखेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों कि इंडिया के इस बैन ऑर्डर से कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो सीधे तौर पे अफेक्टेड होने वाली हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बांग्लादेश ऐसी कंट्री है जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इंडिया के एक्सपोर्ट पे। मतलब इंडिया का जो वीट एक्सपोर्ट होता है उस पर सबसे ज़्यादा जो डिपेंडेंट कंट्री है दैट इज बांग्लादेश। और इंडिया का जो टोटल वीट एक्सपोर्ट होता है उस वीट एक्सपोर्ट का लगभग 55.9% जो है वो बांग्लादेश को जाता है। दोस्तों ये डेटा आप जरूर याद रखिए, बिकॉज ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टर्म में पूछा जा सकता है। श्रीलंका को अगर हम देखें तो श्रीलंका इसमें 7.9% के साथ चल रहा है, राइट। और इसमें अगर आने वाले समय में इसको देखा जाए तो हो सकता है कि ये प्रेशर और ज़्यादा श्रीलंका के पास आए, बिकॉज श्रीलंका में भी क्राइसिस चल रही है, आप सबको पता है, राइट। तो इसमें गवर्नमेंट किस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेगी वो आगे देखने को मिलेगा। अगर हम दूसरे कंट्री को देखें, यूएई को देखें, तो यूएई 6.9% के साथ यहाँ पे है। इंडोनेशिया जो है दैट इज़ 5.9% के साथ है। यमन 5.3% के साथ है। फिलीपींस 5.1% के साथ है, राइट। और हम अगर अदर कंट्रीज की बात करें दोस्तों तो इसमें नेपाल भी है, कोरिया भी है, कतर भी है, ओमान भी है और मलेशिया भी है। ये कंट्रीज भी हैं जो इंडिया के एक्सपोर्ट पे डिपेंड करती हैं। और चूंकि यहाँ पे ये बैन लगाया गया है तो डायरेक्टली यहाँ पे ये कंट्रीज अफेक्टेड तो होंगी, राइट। तो ये डेटा आप जरूर याद रखिए, इंपॉर्टेंट है।
बिकॉज ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टर्म में पूछा जा सकता है। दोस्तों ये तो बात हो गई उन कंट्रीज की जो डायरेक्टली यहाँ पे अफेक्टेड होने वाली हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि ये एक्सपोर्ट का मामला है और खाद्यान्न के एक्सपोर्ट का मामला है, तो इससे इनडायरेक्टली भी एक तरीके से प्रेशर डेवलप होता है। और इसी प्रेशर को देखते हुए एक तरीके से कहीं ना कहीं वर्ल्ड जो पावर्स हैं, वर्ल्ड जो कम्युनिटी है, वो इंडिया के इस बैन ऑर्डर को क्रिटिसाइज कर रही है, एक तरीके से निंदा कर रही है कि गवर्नमेंट ने ये डिसीजन जो लिया है वो निंदनीय है। गवर्नमेंट को ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, बिकॉज ऑलरेडी इंडिया रशिया और यूक्रेन के बीच जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से काफ़ी प्रेशर है। तो इंडिया को ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। इंडिया को एक G20 का मेंबर होने के नाते अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। बहुत सारे डायलॉग्स दिए जा रहे हैं, राइट। तो ये जो क्रिटिसिज्म है वो ज़्यादातर G7 कंट्रीज ने दिया है। G7 कंट्रीज ने खुलकर एक तरीके से यहाँ पे कंडेम किया है इंडिया के इस डिसीजन को कि इंडिया को ये बैन नहीं लगाना चाहिए था। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि G7 की समिट होने वाली है जर्मनी में, वो भी जून 2022 में। तो जो G7 कंट्रीज हैं, G7 कंट्रीज के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स हैं, वो इसमें इस मुद्दे को उठाने वाले हैं, बिकॉज इस समिट में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इनवाइटेड हैं, राइट। तो यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि G7 कंट्रीज़ कौन है। आप देख लीजिए, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है एंड यूनाइटेड स्टेट्स हैं। ये कंट्रीज़ हैं जो एक तरीके से यहाँ पे कंडेम कर रही हैं कि इंडिया को ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए या इस ऑर्डर को एक तरीके से हटा लेना चाहिए, इस बैन को हटा लेना चाहिए, राइट। तो ये तो यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है, लेकिन हमारे देश की गवर्नमेंट क्या कह रही है, हमारा ऑफिशियल व्यू इसमें क्या है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत क्लियरली बोला है, गवर्नमेंट ने ये बोला है कि दैट एक्सपोर्ट्स कुड स्टिल टेक प्लेस इफ न्यू दिल्ली अप्रूव्ड अ रिक्वेस्ट बाय द अदर गवर्नमेंट्स टू मीट देयर फूड सिक्योरिटी नीड्स। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो टॉक है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो रिक्वेस्ट है, उसको जरूर एक्सेप्ट किया जा सकता है, बिकॉज यहाँ पे किसी की जो नीड है उसको हम जरूर समझ सकते हैं। मतलब कोई गवर्नमेंट अगर हमसे ये रिक्वेस्ट करती है कि भाई हमारे यहाँ खाद्यान्न संकट आ चुका है, आपको हमें गेहूं एक्सपोर्ट करना चाहिए, निर्यात करना चाहिए, तो इंडिया उस पर जरूर सोच सकता है, राइट। सिर्फ ये जो बैन है वो सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स के लिए बैन रखा गया है, राइट, ताकि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो एक तरीके से उनका सबसे जो खराब नेचर होता है वो ये होता है कि वो बड़ी मात्रा में चीज़ों को इंपोर्ट कर लेते हैं और उसको होर्डिंग में रख देते हैं, मतलब उसको होल्ड करने लगते हैं और ग्लोबल मार्केट में प्राइसेस को मैनिपुलेट करने लगते हैं, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं डिजास्टर क्रिएट कर देता है चीज़ों को मैनेज करने में, राइट। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे सीधे तौर पे ये बोला है कि ये जो बैन है वो प्राइवेट टू प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी बैन रखा गया है, लेकिन अगर किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिक्वेस्ट आ रही है तो हम जरूर इस पे सोचेंगे, राइट। तो अगर आप यहाँ पे और क्लियरली इसको समझना चाहें तो यहाँ पे कॉमर्स सेक्रेटरी हैं VVR सुब्रमण्यम, उनका स्टेटमेंट जरूर यहाँ पे देख लेना चाहिए। उन्होंने क्लियरली बोला है कि द ऑर्डर यानी कि टू बैन वीट एक्सपोर्ट इज टू डाइवर्ट ट्रेड टू नीडी पुअर एंड वनरेबल कंट्रीज। सीधे तौर पे मतलब इसका ये दोस्तों कि हमारा मकसद ये है कि हम व्यापार को, गेहूं के व्यापार को उस दिशा में ले जाएं ताकि यह जो है वो नीडी पुअर एंड वनरेबल कंट्रीज को एक तरीके से मिल पाए। मतलब कि वाकई में जिसको गेहूं की ज़रूरत है और जिस तरीके से खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो रहा है वर्ल्ड लेवल पे, उसको उस तरीके से जस्टिफाई किया जा सके, कहीं पे भी कोई भी होर्डिंग की उम्मीद ना की जा सके, राइट। मतलब वहाँ पे एक तरीके से कम्प्लीटली गवर्नमेंट ने इसको वर्ल्ड लेवल पे अपना स्टेटमेंट ये रखा है कि हमारा जो यहाँ पे बचाव है वो ये है कि हम होल्डिंग को बचाना चाह रहे हैं, एक्चुअल में जिसको ज़रूरत होगी उसी को देंगे। दूसरा, हमारे खुद के रीजन्स हैं, हमारा खुद का सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारा इस बार का जो एस्टिमेटेड प्रोडक्शन डेटा था वो नहीं हो पा रहा है, मतलब कि हमारा जो आउटफ्लो है वो एस्टिमेटेड से कम है, राइट। तो ये एक दो रीजन है, लेकिन आगे इसको डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पे आप ये मोटे तौर पे जान लीजिए, गवर्नमेंट ने अपना यहाँ पे ऑफिशियल व्यू रख दिया है और क्लियरली आप देख पा रहे हैं VVR सुब्रमण्यम का स्टेटमेंट कि हम यहाँ पे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यहाँ पे रिक्वेस्ट जरूर एक्सेप्ट करेंगे अगर उनकी तरफ से कोई नीड हमें समझ में आती है, राइट। तो ये तो बात हो गई एक्सपोर्ट की, मतलब कि एक्सपोर्ट पे जिस तरीके से क्रिटिसाइज किया जा रहा है इंडिया को और उसमें हमारा ऑफिशियल व्यू। लेकिन अगर हम इसको देखें कि इसके रीजन्स क्या हैं, गेहूं को एक्सपोर्ट करने पे जो बैन लगाया गया उसके रीजन्स क्या हैं, तो मोटे तौर पे ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे बड़ा जो रीजन है दोस्तों वो ये है, आप सबको पता है कि मार्च 2022 जो है वो अपने आप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी देने वाला महीना था, राइट। आप सब ने इसको फील किया है और ये जो रिकॉर्ड रहा है वो 122 साल का 22 साल का रिकॉर्ड टूटा है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों,
मार्च 2022 जो है वो 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ा उसने, बिकॉज इसमें सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ी है। और मार्च का महीना वो महीना होता है दोस्तों जिसमें गेहूं के दाने बनना स्टार्ट होते हैं, गेहूं के दाने पकना स्टार्ट होते हैं, राइट। और ऐसे में अगर हीट वेव ज़्यादा चलेगी तो वो गेहूं के दाने ढंग से मेच्योर नहीं हो पाते हैं, उनमें वो ग्रोथ नहीं आ पाती है, मतलब कि वो क्वालिटी वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो पाती है। और जब क्वालिटी नहीं आएगी और वो ढंग से मेच्योर नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे गेहूं का वेट भी कम होता है, राइट। इससे क्या होता है, प्रोडक्शन अफेक्टेड होता है। तो ये रीजन है कि भारत ने जो एस्टिमेटेड डेटा रखा था उत्पादन का वो बहुत कम हो रहा है इस बार। और उसका सबसे बड़ा रीजन है कि मार्च 2022 जो है वो 122 साल का सबसे हॉटेस्ट मार्च रहा है, राइट। तो एक बात ये जान लीजिए कि हीट वेव के चलते ये प्रोडक्शन बहुत कम हुआ है, यानी कि हमारा जो आउटफ्लो है वो बहुत कम है, राइट। मतलब कि हमारा जो आउटपुट होने वाला था वो बहुत कम हो गया है। इस वजह से हमें ये बैन लगाना पड़ेगा, बिकॉज अगर हम इस पे बैन नहीं लगाएंगे और अंधाधुंध एक्सपोर्ट करते चले जाएंगे और भगवान न करे कि आगे ऐसा चल के कोई दिक्कत हो रही है, मानसून हमारा साथ नहीं अगर दे रहा है, राइट, और ऐसा कोई खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो रहा है तो हमारे देश की जनता को फिर हम कहाँ से खिलाएंगे, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है, जरूर इसको इसमें विजनरी पॉइंट देखना चाहिए, है ना। ऐसे आप ओपन मार्केट में इसको छोड़ नहीं देंगे कि हाँ ये एक्सपोर्ट होता जाए और इसमें व्यापारी अपना खूब माल लूटें और किसान को जो भी मिलना हो मिले। लेकिन ये इसमें विजन रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बिकॉज ये सिचुएशन ऐसी है कि पूरा वर्ल्ड जो है एक तरीके से अनसर्टेनिटी में चल रहा है। रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, दूसरा मानसून आने वाला है, मानसून किस तरीके से होगा, किस तरीके से जो प्रायद्वीपीय भारत है उसको किस तरीके से कवर करेगा, किस तरीके से वर्षा होगी और किस तरीके की पैदावार होगी, ये कोई नहीं जानता अभी, राइट। तो इस तरीके का विजन, इस तरीके की सोच रखना जरूरी है। गवर्नमेंट का ये जो डिसीजन है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, राइट। तो एक दो तीन रीजन तो ये हो गए। और यहाँ पे जो हमारा सरप्लस है वो क्या है, टोटली बहुत लो जा रहा है। इस वजह से भी इसने इंडिया को फोर्स किया है एक्सपोर्ट्स को कर्व करने के लिए, राइट। दोस्तों इन सब के चलते आप देख सकते हैं कि ये एक्सपोर्ट पे एक तरीके से बैन लगाया गया है। और अगर ग्लोबल मार्केट पे देखें दोस्तों तो ग्लोबल मार्केट पे इस समय काफ़ी क्राइसिस चल रही है। और ग्लोबल मार्केट पे अगर आप प्राइस को देखें तो ये जो प्राइस है वो 40% यहाँ पे राइज कर चुकी है जब से रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। तो आप सोचिए कि 40% ये राइज कर चुका है अभी 1.5-2 महीने के अंदर। आगे किस तरीके की अनसर्टेनिटी हो सकती है, किस तरीके का डिजास्टर क्रिएट हो सकता है ना। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट को ये विजन रखना पड़ेगा कि भाई अगर कोई भी ऐसा खाद्यान्न संकट आ रहा है तो एटलीस्ट हम अपने देश की जनता को खिला पाएं, है ना। और वैसे भी इंडिया में इस समय प्राइसेस जो हैं वो राइज कर रही हैं। खाद्यान्न जो पदार्थ हैं, खाद्य जो पदार्थ हैं या इसेंशियल जो चीज़ें हैं उनकी कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो ऐसे में इन सब चीज़ों के जो इसेंशियल चीज़ें हैं उनके एक्सपोर्ट पर बैन लगाना जरूरी होगा, बिकॉज इससे क्या होगा कि मार्केट में इनफ्लो बढ़ेगा, ऐसी चीज़ों का इनफ्लो बढ़ेगा, है ना। हालांकि देखिए यहाँ पे थोड़ा से दिक्कत ये हो सकती है कि जो किसान हैं उनको वाजिब दाम शायद ना मिल पाए, है ना। लेकिन फिर भी अगर उसमें 2-4 रुपए का फ़र्क आ रहा है तो अपने आप में उसको मैनेज किया जा सकता है। लेकिन अगर आप इसको ओपन मार्केट में खोल देंगे और एक्सपोर्ट होता रहेगा और पता लगा कोई डिजास्टर हो रहा है और उसमें खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो जा रहा है तो उससे अच्छा ये है कि 2-4 रुपए का नुकसान झेल ही लिया जाए, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट डिसीजन है दोस्तों, गवर्नमेंट का यहाँ पे बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए कि ये विजन इस तरीके का रखना पड़ेगा, जिस तरीके का प्रेशर, जिस तरीके का क्राइसिस चल रही है वर्ल्ड लेवल पे, राइट। तो ये रीजन्स आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अगर हम देखें कि वर्ल्ड लेवल पे कौन सी कंट्रीज हैं जो लार्ज स्केल पे गेहूं को प्रोड्यूस करती हैं और एक्सपोर्ट भी करती हैं, राइट। देखिए प्रोडक्शन एक अलग चीज़ है और एक्सपोर्ट अलग चीज़ है, राइट। समझते हैं इसको कैसे। तो यहाँ पे अगर हम देखना चाहें कि जो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं, सारी कंट्रीज में लगभग गेहूं होता है। जो मेजर मतलब कि अगर हम अरब क्षेत्र की कंट्रीज को छोड़ दें तो लगभग आप देखोगे कि हर कंट्री में जो है गेहूं उत्पादित होता है। हालांकि बहुत सारे जोग्राफिकल रीजन्स है जहाँ पे आपको गेहूं उत्पादन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आप देखिए यहाँ पे कि जो टॉप 10 कंट्रीज हैं वो हैं चाइना, इंडिया, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, कनाडा, यूक्रेन, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना। इसको आप यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन उत्पादित कर रहा है, चाइना उत्पादित कर रहा है, फिर उसके बाद कौन है, इंडिया। यानी कि इंडिया जो है वो दूसरे नंबर पे है गेहूं को प्रोड्यूस करने के टर्म में,
राइट। लेकिन अगर आप इसको एक्सपोर्ट कंट्रीज के टर्म में देखें दोस्तों, तो रशिया यहाँ पे पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट है, तीसरे नंबर पे कनाडा है, चौथे पे फ्रांस है, यूक्रेन है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, अर्जेंटीना है, कजाकिस्तान है, पोलैंड है। अब ये क्या, इंडिया तो इस लिस्ट में है ही नहीं, फिर भी वर्ल्ड कम्युनिटी हमें क्रिटिसाइज कर रही है, हमारे भरोसे बैठी है, आप ये सोच रहे होगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो मैंने लिस्ट दी है वो टॉप 10 कंट्रीज के दी है ना। इंडिया दूसरे नंबर पे है गेहूं को उत्पादित करने के लिए, लेकिन एक्सपोर्ट करने के मामले में वो टॉप 10 में नहीं है। रीजन क्या है कि इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, जितना वो एक्सपोर्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा उसका पार्ट जो है वो कंज्यूम हो जा रहा है ना। बहुत सारी वहाँ पे हमें क्या करना पड़ रहा है, होर्डिंग भी करनी पड़ रही है। गवर्नमेंट क्या करती है, होर्डिंग भी कराती है ना, ताकि जो डिफरेंट पॉलिसीज हैं उनको जस्टिफाई किया जा सके। फूड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको जस्टिफाई किया जा सके। तो इस वजह से क्या होता है, गवर्नमेंट का जो एक्सपोर्ट है या इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वीट के टर्म में, वो टॉप 10 में नहीं आ पाता है, राइट। ये डेटा जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है 2-4 साल के बाद, या इसमें चेंजेस, चूंकि ये क्या है, प्रोडक्शन बेस्ड है, कहीं पे ज़्यादा हो सकती है, कहीं पे कम हो सकता है ना। चूंकि ये इसमें मौसम का साथ देना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ये डेटा देखें तो ये जो डेटा है वो 2020 का डेटा है, राइट। उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये लिस्ट अभी ऐसी है। तो इंडिया इसमें एक्सपोर्ट करने के मामले में टॉप 10 में नहीं है, राइट। तो अब एक चीज़ यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि अगर आप इसको इंडिया के टर्म में देखें कि इंडिया में ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे ज़्यादा वीट का प्रोडक्शन होता है, या ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जो ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। तो आप देखिए कि उत्तर प्रदेश जो है नंबर 1 पे है, पंजाब, फिर हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, वेस्टर्न बंगाल, राइट। तो ये स्टेट्स हैं जो गेहूँ का उत्पादन करते हैं, और इन्हीं से एक तरीके से हमारे भारत देश की जनता, मतलब कि उस भारत देश की जनता के लिए जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो चल पाता है, और साथ में हम एक्सपोर्ट भी कर पाते हैं। हालांकि देखिए यहाँ पे भी ऊपर नीचे होता है डेटा, यहाँ पे भी ऊपर नीचे होता है, बिकॉज यहाँ पे भी जो प्रोडक्शन है वो मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। पर्टिकुलर रीजन पे मौसम किस तरीके से साथ देता है वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। जैसा मैं आपको बोलूँ, यहाँ की मार्च 2022 में जो हीट वेव चला है उसकी वजह से उत्पादन में एक तरीके से कमी देखी गई है, लेकिन ये जो कमी है वो हर क्षेत्र में नहीं देखने को मिली है। अगर आप कुछ रीजन्स में देखेंगे जहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर रहा है, वहाँ पे दाने अच्छे पके हैं, वहाँ पे दाने की जो क्वालिटी है वो अच्छी आई है, राइट। तो कहीं पे मतलब इसको टोटली जो आप देखोगे वो जियोग्राफिकल रीजन वाइज ही देखोगे। इसको ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ओवरऑल तो ऑब्वियस सी बात है, इम्पैक्ट आया है हीट वेव के चलते, है ना। तो ये इस तरीके से आप डेटा देख सकते हैं कि वर्ल्ड लेवल पे किस तरीके से प्रोडक्शन है और उसका एक्सपोर्टिंग है, और इंडिया के अंदर कौन से स्टेट्स हैं जो वीट को ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं और पूरी की पूरी जो क्वांटिटी है उसको कहीं ना कहीं मीट कराते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और एक्सपोर्ट के हिसाब से, राइट। तो दोस्तों ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेटा था, जरूर उसको याद कर लीजिए। अब यहाँ पे बात आती है कि हमने ये जो बैन लगाया है, क्या वो बैन जो है वो हमारे स्टॉक में कमी की वजह से लगाया गया है। मतलब एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि गवर्नमेंट क्या घबरा रही है, या गवर्नमेंट के पास इतना स्टॉक नहीं है कि वो हमारे देश की जनता को खिला पाए, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन का जवाब जानना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब कि करंट वीट स्टॉक इन इंडिया क्या है ये जान लीजिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप जनवरी 2022 का डेटा देखें, जनवरी 2022 का डेटा देखें, तो स्टोरेज ऑफ व्हीट इन द कंट्री वाज आल्सो 330 लाख टन्स एज ऑन जनवरी 1, 2022 अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ 260 लाख टन्स। हमारी जो रिक्वायरमेंट है 260 लाख टन की है, लेकिन फिर भी हमारे पास जो स्टोरेज है, जो स्टॉक है, दैट इज 330 लाख टन्स। इंपॉर्टेंट है ये डेटा, जरूर आप याद रखिए, राइट। और मई मंथ में ये बताया जा रहा है कि वो 303 लाख टन्स हो जा रहा है, राइट। तो इसमें कहीं पे भी डरने वाली बात नहीं है, या कहीं भी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है कि गवर्नमेंट के पास स्टॉक कम है, या भविष्य में कोई भी ऐसा संकट आ रहा है तो गवर्नमेंट झेल नहीं पाएगी। बिल्कुल हमारे पास इतना स्टॉक है कि हम अपनी जो भी मतलब ज़रूरत है उसको पूरा कर पाएंगे, राइट। तो गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध के बाद से भारत में इसके दाम गिरना शुरू हो गए हैं। ये ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब भी इस तरीके के एक्सपोर्ट पे बैन लगाया जाता है दोस्तों, तो थोड़ा से 2-4 रुपए का फर्क आता है। किसान को शायद उसका वाजिब दाम नहीं मिल पाता है, बिकॉज
जब अच्छी क्वालिटी की डिमांड बढ़ती है और प्राइवेट प्लेयर्स उसको खरीद के वर्ल्ड लेवल पे एक्सपोर्ट कराते हैं तो वो अच्छी कीमत देने की कोशिश करते हैं किसानों को। लेकिन अब चूंकि एक्सपोर्ट पे अगर बैन लग गया है तो ये अच्छी कीमत शायद ना मिल पाए किसानों को, राइट। तो कुछ स्टेट हैं जो ज़्यादा और अच्छी क्वालिटी का गेहूं उत्पादित कर रहे हैं। उन स्टेट में किसानों का एक तरीके से नाराज़गी भी जाहिर है कि ये एक्सपोर्ट लगा दिया गया, हमें वाजिब दाम नहीं मिल पाएगा। लेकिन सरकार का ये जो कदम है ये कहीं ना कहीं इसको विजनरी रूप में ज़रूर देखना चाहिए, बिकॉज अगर आप भविष्य में ऐसा संकट देखना मतलब नहीं देखना चाह रहे हैं या ऐसा संकट हम ना पाएँ तो उसके लिए ऐसे कदम होना बहुत ज़रूरी है, राइट। दोस्तों, जो रही बात डरने की, तो मैंने आपको बता ही दिया कि देश में गेहूं का भंडारण जो है वो इतने लाख टन हो चुका है, मतलब 303 लाख टन आप मई तक इसको देख सकते हैं, मई 2022 तक दे सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे वीट का यानी गेहूं का जो भंडारण है, उसका जो स्टोरेज है, उसका जो मैनेजमेंट है और हमारी जो भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कुछ योजनाएं भी हैं। जैसे अगर हम बात करें NFSA की यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, और अगर हम बात करें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी कि PMGKAY, तो इनको भी जस्टिफाई करने के लिए हमारे पास पर्याप्त अन्न है, मतलब कि पर्याप्त गेहूं है, राइट। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। और ये जो मैंने बात बताई कि NFSA, राइट, क्या है NFSA, और एक और है अगर हम बात करें PMGKAY, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है। इनको एक तरीके से क्या किया गया है, इनकी जो डेट है वो 30 सितंबर 2022 तक बढ़ाया गया है। ये योजनाएं हैं जो देखा जा रहा है ना, कि इस तरीके का प्रेशर चल रहा है। कोविड के चलते बहुत सारी चीज़ें हुई थी, उसमें इस स्कीम को अच्छे से इंट्रोड्यूस किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया ताकि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को और अच्छे से बढ़ाया जा सके, लोगों को खाना दिया जा सके, है ना। तो इसको 30 सितंबर 2022 तक बढ़ाया गया और उतने समय तक के लिए भी हमारे पास पर्याप्त अन्न है और जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो भी चलता रहेगा, राइट। तो इसमें कहीं भी डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों वो ये है कि जो हमारा एक तरीके से भंडारण है, जो मैनेजमेंट है, मैं बात कर रहा हूँ, वो उसको मैनेज करने के लिए जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कॉर्पोरेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और हम बात कर रहे हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की यानी कि FCI की, राइट। तो FCI बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है दोस्तों अन्न का भंडारण करने के लिए, उसका मैनेजमेंट करने के लिए, ताकि जो भी स्कीम है, जो भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसको अच्छे से चलाया जा सके, राइट। आप यहाँ पे देखिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और इसका जो टैग लाइन है वो यही है कि इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी ऑफ नेशन। मतलब ये है दोस्तों कि फूड की जो सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करना है देश के अंदर, राइट, इस कॉर्पोरेशन का। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। और पूरे देश में जोन वाइज या बहुत सारे इसके वेयर हाउसेज हैं और उन वेयर हाउसेज में पर्याप्त भंडारण रखा गया दोस्तों। और अच्छी बात यह है कि FCI का जो स्टाफ है, खुद का स्टाफ है, वही इन वेयर हाउसेज का मैनेजमेंट देखता है, मतलब कि इन भंडारण को अच्छे तरीके से मैनेज करता है और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को जस्टिफाई करता है, राइट। तो ये अच्छे से जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय खाद्य निगम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि एक तरीके से फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964 के तहत बनाया गया था। क्या बनाया गया था? एक्ट 1964 के तहत इसको बनाया गया था। तो इसमें भी एक विजन था कि जब भी इस तरीके की जरूरत पड़े, कोई डिजास्टर हो, कोई क्राइसिस हो, तो देश में इस तरीके का निगम होना चाहिए, इस तरीके कॉर्पोरेशन होना चाहिए जो एक तरीके से ये सिक्योर करे कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके लिए पर्याप्त धन, पर्याप्त अन्न हम रख पा रहे हैं, नहीं रख पा रहे हैं, या हमारे पास इतना बफर स्टॉक है या नहीं है कि नेशनल जो फूड सिक्योरिटी है उसको जस्टिफाई किया जा सके, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेशन है FCI। इसको एब्रीविएशन के टर्म में भी कई बार पूछा जा चुका है और इसके फंक्शनल बेसिस पे भी कई बार सवाल बन चुके हैं। इसको डिटेल में जरूर पढ़ लें। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज आपसे मिस ना हो, राइट। चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, थैंक यू।